देखिए देखिए अंकुर, मैं इस थियरी को नहीं मानता कि वो बहुत सनकी आदमी है। मैं ये भी नहीं मानता कि वो क्रेजी है। मैं ये भी नहीं हम्म। मानता कि वो पागल है। वो एक कामयाब आदमी है। हम्म। एक और वो जिसे कहते हैं ना कि राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी नहीं है वो, कि वो करियर पॉलिटिशियन नहीं है। लेकिन बिना करियर पॉलिटिशियन होते हुए भी 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। ये कोई मामूली अचीवमेंट नहीं है। इसका मतलब ये कि हम्म। ट्रंप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। हम्म। वो जो दिखता है, वो हमें लगता है कि वो पागलपन है, लेकिन उनके दिमाग में पूरी तरीके से क्लैरिटी है क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हाँ, ऐसा आदमी कभी कभी गलतियां भी करता है, जो बहुत परफेक्ट आदमी होता है वो भी गलती करता है। तो हम्म। गलतियां वो कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि वो सर सन की की है। आदमी है और कुछ भी कर सकते हैं, मैं इस थियरी को बिल्कुल नहीं मानता। मेरा साफ तौर पर मानना है कि इतना कामयाब आदमी जो व्यापारी। अमेरिका का 2 बार राष्ट्रपति बना हो, और हम्म। और वो भी राजनीति के में का कोई करियर पॉलिटिशियन ना रहा हो, तो निश्चित तौर पर 2 चीजें बहुत साफ होंगी। एक, उनकी रणनीति बहुत साफ होगी और उनको एग्जैक्टली पता होगा कि ये करने से होगा, ये करने से होगा, ये करने से होगा। तो उनको रणनीति के तौर पर बहुत क्लैरिटी उनके दिमाग में होगी। दूसरी, जनता की नब्ज पर उनकी पकड़ होगी, क्योंकि पहली बार जब बाइडेन से भी जब हारे थे, तब भी वो अमेरिका के इतिहास में हारने वाले कैंडिडेट्स में सबसे ज्यादा वोट लेकर आए थे। और फिर तीसरी बार चुनाव लड़े, तो तीसरी बार भी और दूसरी बार राष्ट्रपति बने। तो जनता क्या सोचती है, कैसे सोचती है, इस पर भी उनकी पकड़ है। अभी भी जो सर्वे आ रहे हैं, वो सर्वे ये कह रहे हैं कि ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग लगातार कम हो रही है, लेकिन ट्रंप का जो अपना सोशल बेस है, उसमें मार्जिनल कमी दिखाई पड़ रही है। कोई ऐसा नहीं कि उनका उनका बेस उनके साथ उखड़ गया हो। अभी भी बड़ी संख्या में जो उनका मागा बेस है, मेक मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो ट्रंप के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, आज तो सर जी, क्या ऐसा हो सकता है कि ट्रंप तो दबाव में, कहा जा रहा है कि इजराइल के दबाव में उन्होंने हमला कर दिया। एक दबाव में उन्होंने बताया गया है कुछ और कि हाँ जल्दी खत्म हो जाएगा, ईरान जल्दी रिजीम चेंज हो जाएगा। वो नहीं हुआ, फिर एक गलती करी, फिर गलतियों पे गलती होती जा रही है, उन्हें कवर ही नहीं कर पा रहे हैं। ये भी तो कारण हो सकता है। नहीं देखिए, 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। जो बात आप कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बट 2 चीजें महत्वपूर्ण है। एक महत्वपूर्ण बात यह कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो एक ईगो तो अमेरिका की है, हम्म। दूसरी ईगो ट्रंप की है। अमेरिका की ईगो ये कि मैं अगर आज की तारीख में अमेरिका बिना किसी शर्त के अगर उस युद्ध से वापस निकल जाता है, तो दुनिया में क्या डंका पिटेगा कि अमेरिका हार गया। यही होगा ना। आपने देखा था कि अफगानिस्तान से जब जब अमेरिकी फौजें वहां से निकल रही थी, तो क्या हम्म। दुनिया में मचा, क्या अमेरिका हार गया, अफगानियों ने उनको उठा के फेंक दिया। यही हुआ ना। हम्म। तो अमेरिका ये मैसेज नहीं देना चाहेगा कि ईरान के साथ वो युद्ध में गया, उसने हमला किया और वो बुरी तरीके से हार गया। इससे उसका जो अंतर्राष्ट्रीय प्रभुत्व है, जो वर्चस्व है, उस पर लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान पहुंचेगा। दूसरी हम्म। बात, ट्रंप की अपनी ईगो है, व्यक्तिगत ईगो है कि यार हम घुस तो गए, अब कैसे माने कि हमसे गलती हो गई। तो वो भी एक हम्म। वे आउट खोजने की कोशिश कर रहे होंगे। तो इसलिए जीत मुझे दिखाने लगता के है लिए क्या कि करेंगे? हम्म। नहीं, वो देखिए, जो मीडिएटर्स होंगे, वो मीडिएटर्स कुछ ईरानियों के ऊपर भी दबाव डाल रहे होंगे कि भाई आप हम्म। कुछ तो इनके लिए इनको फेस सेविंग दे दीजिए, कुछ तो हम्म। फेस सेविंग दे दीजिए। सबसे बड़ी फेस सेविंग क्या हो सकती है कि ईरानी हम्म। खुलकर इस बात का कह दें कि भाई हम किसी तरीके के न्यूक्लियर संयंत्र को नहीं बना रहे। और मान लीजिए हम्म। ऐसा कोई स्टेटमेंट अगर ईरान के राष्ट्रपति से आता है, तो ये बहुत बड़ा फेस सेविंग इनके लिए होगा। बहुत बड़ा फेस सेविंग। भाई ट्रंप कह सकते हैं देखिए, हमने तो ईरान हम किस मकसद के गए थे, हम तो इसी मकसद के साथ गए थे कि मकसद पूरा हुआ। ईरान बड़ा खतरा बन गया था, क्योंकि वो न्यूक्लियर हथियार बना रहा था, आणविक हथियार बना रहा था। और अब बिल्कुल। उन्होंने कहा कि वो हथियार नहीं बनाएंगे, तो हमारे लेकिन हम आशुतोष पूरा सर, वापस तो दोनों इसके ही जी, इसके साथ ही आप ईरान सुनाइए। में आपकी बातों से संबंधित एक खबर दिमाग में ये आई कि अ, ईरान में आयतुल्ला अली खामनेई ने फतवा बताया के हिसाब से जारी कर दिया था कि इस्लाम में परमाणु नहीं हथियार रखना चाहिए, इसलिए उनका एक फतवा था, 2004 की शायद बात है। उसके बाद कभी उन्होंने परमाणु हथियार नहीं बनाया, शांति के लिए इस्तेमाल करने की बात करते रहे। लेकिन अब रिपोर्टें आ रही हैं कि जो बाकी
कट्टरपंथी के हिसाब से जो नेता हैं वो उनकी तरफ से मांग उठाई जा रही है। टीवी मीडिया पे शायद ये खबर चल रही है कि कहा जा रहा है परमाणु हथियार की बात की जा रही है कि जिस प्रकार से हम पे हमला किया गया हमारे लिए जरूरी है और बनाना चाहिए। तो उधर ये मांग भी हो रही, क्या ईरान फिर जो आप बात करें वहां पर वो बात कहेगा? रिजीम देखिए, चेंज की बात तो अमेरिका ने कभी ये नहीं माना कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ये अमेरिका और ईरान के बीच में झगड़े का सबसे बड़ा कारण है। जब 1979 में जब वहां पे इस्लामिक क्रांति हुई, उस इस्लामिक क्रांति के बाद जब उनके ऊपर इराक का हमला हुआ और उसमें बाद में अमेरिकन और ब्रिटिशर्स ने इराक की मदद की, हथियारों से मदद की, उस वक्त भी ईरान में ये डिबेट थी कि हमको न्यूक्लियर हथियार बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। और इस बात के सबूत उपलब्ध हैं कि ईरान ने कभी भी परमाणु हथियार बनाने के अपने प्रोजेक्ट को नहीं छोड़ा। बाका इसके उपलब्ध इसकी जानकारियां भी हैं और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी है और खुद जो ईरानी सबूत है वो भी इस ओर इशारा करते हैं। तो ये कहना कि उन्होंने फतवा दिया था, हाँ फतवा दिया था, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये फतवा एक तरीके का डिसेप्शन भी हो सकता है। एक तरीके का डिसेप्शन भी हो सकता है क्योंकि उनके ऊपर लगातार आर्थिक जिसे कहते हैं ना सैंक्शन लगा हुआ है और उस आर्थिक सैंक्शन की वजह से ईरानियों की हालत बहुत खराब है। उनकी करेंसी बहुत बुरी तरीके से टूट गई है, उनके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई है, उनके यहाँ इन्फ्लेशन बहुत हाई है। तो वैसी स्थिति में ये डिसेप्शन, और ये इसलिए है क्योंकि अमेरिकन ने उनके ऊपर लगातार सैंक्शन लगा रखा है। करीब 30 साल से ज्यादा हो चुका उनके मेरे सैंक्शन लगे हुए, क्योंकि अमेरिकन का ये मानना ये है कि कुछ ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट 90 के दशक में हुए हैं जिन बॉम्ब ब्लास्ट को ईरान की जो IRGC है, जो रिवोल्यूशनरी फोर्स है, उसने अंजाम दिया था। और जो दस्तावेज उपलब्ध हैं, जो जानकारियां उपलब्ध हैं, जो सबूत उपलब्ध हैं, उसके हिसाब से ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को खड़ा किया, पैलेस्तीन में उन्होंने हमास को खड़ा किया, यमन में उन्होंने हुती को खड़ा किया, इराक में उन्होंने इस्लामिक जिहादियों को खड़ा किया। और एक समय ऐसा भी था जब ईरान के बारे में कहा जाता है कि उसने अलकायदा के ओसामा बिन लादेन को भी ट्रेनिंग दी। तो अमेरिका का मानना ये, और उसके बाद सूडान और एक और जगह मिस्र, दोनों जगह पे 90 के दशक में अमेरिकन एम्बेसी पर हमला हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था और उसमें करीब 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। तो अमेरिका का यह मानना है कि ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशन के माध्यम से पूरी दुनिया में आतंकवाद को भी बढ़ावा देता है। यह भी एक बड़ा कारण है। तो इसलिए उन्होंने उनके ऊपर सैंक्शन लगाया था और उस सैंक्शन ने ईरानियों की हालत बहुत बुरी कर दी है। ईरान के अंदर लगातार जैसे जब 1998 या 1996 की बात होगी, ईरान में एक राष्ट्रपति बने थे, राष्ट्रपति खटामी, जिनको सुप्रीम लीडर का वरदहस्त हासिल नहीं था और वो एक नेशनल लाइब्रेरी थी, उसके चीफ थे। उन्होंने चुनाव लड़ा। जो खामनेई थे उन्होंने किसी दूसरे कैंडिडेट को एंडोर्स किया। वो अगर मुझे नाम याद आ रहा तो नूरी करके थे, वो अब्राहम नूरी या क्या नाम था, उसको उन्होंने कहा कि ये हमारे कैंडिडेट है। और रिवोल्यूशनरी गार्ड ने भी अपना वरदहस्त नूरी को दिया, लेकिन वो हार गए चुनाव और अप्रत्याशित रूप से खटामी ईरान के राष्ट्रपति बने। खटामी 2 बार राष्ट्रपति बने और जब पहली बार राष्ट्रपति बने उन्होंने अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश की। और इस बात को लेकर जो कट्टरपंथी तबका था, जो खामनेई का तबका था, वो खटामी का लगातार विरोध करता रहा। दोनों के बीच में लंबे समय तक जंग होती रही और अंत में खटामी को सरेंडर करना पड़ा इन द सेंस, क्योंकि वो एक सीमा के बाद लड़ नहीं पाए उसको। तो मैं ये बात इसलिए, जब 26/11 जब 9/11 हुआ था तो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, 9/11 के बाद ईरान के अंदर जो आतंकवादी हमला हुआ था, न केवल उसकी निंदा की गई थी बल्कि लोग हाथों में कैंडल लेके निकले थे उसके विरोध में। 9/11 के मिडिल ईस्ट में अकेला देश था वहां पे। तो ये खटामी जो राष्ट्रपति थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हम इस घटना से हमारा कोई लेना देना नहीं है और जिन लोगों की मौत हुई है ये दुखद खबर है और ये ठीक बात नहीं है।
तो वहां पे लगातार जो रिफॉर्मिस्ट हैं और कट्टरपंथियों के बीच में झगड़ा चलता रहता है। अब जैसा कि आपने कहा है, तो इस युद्ध के बाद मुझे अगर ईरानी अगर वायदा भी कर लें कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, तो भी उस पर कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि अब ये सवाल ईरान का नहीं है, अब ये सवाल पूरी दुनिया का हो गया कि अमेरिका जिस तरीके से लोगों को दौड़ा रहा है और जबरदस्ती हमले कर रहा है, कभी वेनेजुएला में घुस जा रहा है, कभी ईरान में घुसने की कोशिश कर रहा है, कभी क्यूबा पे कुछ लगा रहा है, तो हम तभी बच सकते हैं जब हमारे पास परमाणु हथियार होगा। तो दो तरीके की थियरी चल रही है। तो ये कहना कि ईरान में फतवा दिया गया था और न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहा था, ये बिल्कुल गलत बात है। वो न्यूक्लियर हथियार बनाने की दिशा में बढ़ रहा था। हाँ, ये बात अलग है कि जब 26 फरवरी को जब अमेरिकन और ईरानियों के बीच में जब एक संधि हुई जिसमें ईरान ये मान गया था कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिकन ने उसके ऊपर हमला किया है। तो और अब तो उनको साफ हो गया कि अगर उनके पास न्यूक्लियर हथियार होते तो फिर अमेरिका या इजराइल उनके ऊपर हमला करने की जरूरत या हिम्मत नहीं करते। तो इसलिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है। और ये इसका रास्ता क्या, मेरी अपनी राय ये है कि अमेरिका अपने फौज को ईरान पे शायद न उतारे। ये सिर्फ एक तरीके की, जिसे कहते हैं ना कि बंदर घुड़की भी कहते हैं, दबाव डालने की कोशिश भी हो सकती है, क्योंकि अगर अंदर गया तो ईरान तो बर्बाद होगा ही, वो तो बर्बाद हो ही गया है। जैसा कि हमारे मित्र, हमने जब बात की थी विवेक काटजू जी से, आज जिनका एक पूरे पेज का इंटरव्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, उन्होंने कहा है हम तो मरेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे सनम। अब तो हम तुमको भी लेके मरेंगे, वो है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.